हेलो एवरीवन, वेलकम टू शी एजुकेशन। चैप्टर 1 क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम फिर से आ गए हैं विथ पार्ट 2। तो पिछले वीडियो में हमने बैलेंसिंग तक अच्छे से पढ़ा था। देख लिया तो वेरी गुड, अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोग उसको अच्छे से देखकर फिर आगे बढ़ें। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, ठीक है। तो अपने पास है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स हैं, हमें सिंपली यही देखना है। केमिकल रिएक्शन में ब्रेकिंग, मेकिंग और बॉन्ड्स होते हैं। ये चीज़ हमने देख चुकी है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। बस हमें क्या देखना है इसमें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मेरे पास यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बिल्कुल चिंता ना करें, अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले एक नॉर्मल इक्वेशन लेनी है हमको, जैसे कि ए बी सी डी। अब ये कोई इक्वेशन नहीं है, बट हम इसे समझने के लिए लेते हैं कि कोई भी कंपाउंड ए है जो बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर वो ए बी बना लेता है तो दिस इज कॉम्बिनेशन। और ए बी टूट कर ए और बी बन जाता है तो दिस इज डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, डीकम्पोजिशन मतलब टूटना। डिस्प्लेसमेंट में कोई भी एक कंपाउंड होता है, कोई भी एक कंपाउंड होता है यहाँ पर, इसके साथ एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिएक्ट करके उसको डिस्प्लेस कर देता है बी की जगह। वेट, यहाँ पर थोड़े खच्चर पच्चर हो गया। देखिए यहाँ पर जो बी है इसकी जगह पर सी आ जाएगा तो ए सी हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा, क्योंकि जो सी है वो मोर रिएक्टिव है। इसको भी इतना मत मतलब समझो, बट हाँ इतना भी मत, चिंता मत करना, आगे हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस मतलब किसी भी चीज़ को उसकी जगह से हटा देना। डबल डिस्प्लेसमेंट में जैसे यहाँ पर एक ही डिस्प्लेस कर देता है, यहाँ पर दोनों ही डिस्प्लेस कर देते हैं और एक दूसरे के साथ जाके मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। सो वी हैव फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे कि पता है कि दो कोई भी कंपाउंड्स होते हैं जो मिक्स करके एक कंपाउंड को बना लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर द रिएक्शंस इन विच अ प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर रिएक्टेंट, यानी कि कंबाइन करके बनते हैं। अब रिएक्टेंट्स पता है, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो रिएक्टेंट्स, एंड जो उसका प्रोडक्ट होता है वो बनता है वो प्रोडक्ट, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला है ऐड वाटर स्लोली टू सम कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम इन अ बीकर, यानी कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO क्विक लाइम में अगर हम वाटर को ऐड करते हैं, वी आर एडिंग, ओके। सो बनता क्या है, CaOH होल ट्वाइस, एंड दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो हीट निकलती है। अब यू विल आस्क व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो हम आगे देख लेंगे, बट फिर भी एक नॉर्मल देख लेते हैं कि हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिनमें हीट रिलीज होती है, जिनमें हीट रिलीज होती है। एक्सो मतलब आउट, उसमें से हीट आउट होती है, रिलीज होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है बीकर बिकम्स हॉट। अब हीट रिलीज हो रही है, सो बीकर विल ऑफ कोर्स बिकम हॉट। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है विग्रसली विथ वाटर, विग्रसली रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इससे क्या बनता है, स्लेक्ड लाइम बनती है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, CaOH होल ट्वाइस। धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद कर लेना। इसकी ये क्वेश्चन है, CaO जो कि सॉलिड होता है, उसमें हम H2O जो कि लिक्विड होता है उसको मिलाते हैं क्विक लाइम में, वाटर मिलाते हैं तो हमारे पास बनता है CaOH होल ट्वाइस जो कि स्लेक लाइम है प्लस हीट। और यहाँ पर ये एक्टिविटी मतलब ये हमारा NCERT में गिवन है ये डायग्राम, जिसमें उसको ऐसे टच करके बताया है कि हाँ इट बिकम्स हॉट। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, देख लेना एक बार। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है बट उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ हमारे पास ये जो हमने देखा स्लेक्ड लाइम और क्विक लाइम, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको देखनी है। इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। जैसे जो स्लेक्ड लाइम सॉल्यूशन होता है ना, वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे आपके घरों में वाइट वॉशिंग होती है तो वो बाद में शाइन करने लगती है, उसमें आपका स्लेक लाइम यूज़ होता है, ठीक है। क्या यूज़ होता है, स्लेक लाइम, जो कि क्या है, CaOH होल ट्वाइस। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है रिएक्ट करता है स्लोली विथ CO2, यानी कि CaOH होल ट्वाइस। आपके स्लेक्ड लाइम में CO2 जब रिएक्ट करता है
जो आपके एनवायरनमेंट में CO2 प्रेजेंट है वो रिएक्ट करता है इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर बन जाती है। और जो आपके पास शाइनिंग आती है, दैट शाइनिंग इज बिकॉज वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है आफ्टर 2 और 3 days। ठीक है, वाइट वॉशिंग गिविंग अ शाइनी फिनिश। देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास ये की इक्वेशंस। ये इक्वेशन भी देखनी है आपको बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये है CaOH होल ट्वाइस में जब हम CO2 मिक्स करते हैं तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू CaCO3 विच इज कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से शाइनिंग आती है, एंड प्लस H2O। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन इज कि जो मार्बल होती है आपकी, दैट इज ऑल्सो CaCO3। ओके, दिस वन। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका इसके कुछ एग्जांपल्स जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। बर्निंग ऑफ कोल, जब हम कोल को बर्न करते हैं, जब हम कोल को जलाते हैं तो C+O2 हो जाता है जिससे CO2 बनता है। सो दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बट ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 and O2। तो इसमें भी आप H2O2 को रिएक्ट करके 2H2O बना लेते हो, तो दिस इज ऑल्सो ओके। ये रही आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, और अदरवाइज आप लोगों की एनसीईआरटी में गिवन है वही फॉलो कर, वो वही है। बट या रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट के साथ हीट भी निकलती है उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ये हम समझ चुके हैं, इतना हार्ड है नहीं है, तो बस इसको अच्छे से याद कर लेना। और ये इतनी हल्की नहीं है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और जो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह है वो इन्फॉर्मेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू जस्ट उसको अच्छे से रिवाइज करना, उसको अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा। नेक्स्ट आपके कुछ और एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा, हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के भी कुछ एग्जांपल्स चाहिए। जैसे कि जो आपकी नेचुरल गैस है वो बर्न होती है, तो आपके पास CH4 होती है नेचुरल गैस, जो कि आपकी बर्न होती है तो बनाती है CO2 एंड H2O। ठीक है, रेस्पिरेशन जब हम करते हैं तो हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 और H2O प्लस एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। जब हम वेजिटेबल्स को डीकम्पोज करते हैं तो जब हम वेजिटेबल्स को डीकम्पोज करते हैं, जब वो कंपोस्ट में बदलता है, दैट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का शायद एग्जाम्पल था हमारे पास जिसमें आपकी हीट निकलती थी। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी आप जितनी भी इक्वेशंस पढ़ी हैं उनको देखिए कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल है। चलिए, अब आती है दूसरी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, किसी भी चीज़ को तोड़ना। सो दीज आर द रिएक्शंस इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। यानी कि कोई एक ही रिएक्टेंट होता है जो टूट कर बहुत मतलब एक या दो आपके प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। अब ये आपका एनसीईआरटी का बढ़िया सा एक्टिविटी भी गिवन है। सो एग्जाम्पल 1 के रूप में यहाँ पर हम दे रहे हैं। अगर हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को लेते हैं इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है, तो हीट हीट अगर हम उसको हीट करते हैं तो ग्रीन कलर जो होता है ना फेरस सल्फेट का, वो चेंज हो जाता है और जो बर्निंग सल्फर की स्मेल आने लगती है। अब क्यों? इतना सब कुछ बोला, कुछ समझ में तो आया ही नहीं। देखिए, जब भी फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको हम ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में हीट करते हैं तो उसका जो ग्रीन कलर है वो कन्वर्ट हो जाता है आई थिंक वाइट में, एंड मुझे कंफर्म नहीं है बट हाँ वाइट में ही होता है। देन उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है टू बर्निंग सल्फर। जो बर्निंग सल्फर होता है ना उसका जैसे स्मेल आता है वैसा ही आता है। अब देखो, जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो वो अपना पानी छोड़ देता है, फिर जो FeSO4 बचता है उसको जब हम हीट करते हैं तो Fe2O3 बना लेता है, SO2 एंड SO3। अब क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है, बस ये इक्वेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस पर तो ऐसे बड़ा सा स्टार मार्क करके रख लो। ठीक है जी। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ही आपका है एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 ये है, जो आपने CaCO3 जो देखा था ना, कैल्शियम
ऑक्साइड जो क्विकलाइम थी, मार्बल थी, उसको जब हम हीट करते हैं सो उससे आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, यानी कि हीट होती है, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन होती है। सो उससे आपका CaO और CO2 बनता है। इसको याद कर लेना अच्छे से, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो मैं एक चीज़ यहाँ पर बता रही थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो ये कुछ होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। बट हाँ, इनके कुछ एग्जांपल्स मैं बताऊंगी। जिसमें हीट होती है वो थर्मल, इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है ब्रेक डाउन करने के लिए वो इलेक्ट्रिक वाले, इलेक्ट्रोलाइसिस वाले, एंड जिनमें हम सनलाइट को यूज़ करते हैं दैट इज़ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर बोला है कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना, वो यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा, एंड CaO के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि सीमेंट को बनाना। ये क्वेश्चन आया है PYQ में, इसको ध्यान में रखना है, सीमेंट को बनाने वाला। और बाकी हमने ये सब कुछ देख लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ लाइमस्टोन एंड दिस इज़ क्विकलाइम। डन। नेक्स्ट है आपके पास कुछ और एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिनमें हीट लगती है, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल है कि आप ये हमारी NCERT में है। देखो, NCERT की एक एक लाइन अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है एक बॉइलिंग ट्यूब में। लेड नाइट्रेट व्हाट? PbNO3 होल ट्वाइस। इसको जब आप हीट करेंगे देन it will emit some products, जो क्या होंगे? PbO, NO2, O2। बट व्हाट? देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जो देगा वो ब्राउन फ्यूम्स होंगे। देखो, इक्वेशंस को तो याद ही करना पड़ता है। जब हम PbNO3 को, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है, दिस कम्स टू 2025 बोर्ड एग्ज़ाम, सो इट मे कम्स टू नेक्स्ट एग्ज़ाम ऑल्सो, सो जस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लो इस इक्वेशन को। तो इसमें क्या है, 2 PbNO3 होल राइस को जब हमने हीट किया तो 2 PbO 4NO2 और O2 बना। ये जो है NO2 छुप गया बेचारा, NO2 ये क्या करेगा, ये आपका ब्राउन फ्यूम्स को एमिट करेगा। ये दिख रहे हैं आपको ब्राउन फ्यूम्स, इनको एमिट करेगा। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं MCQ में कि कौन सी गैस होती है जो ब्राउन फ्यूम्स को एमिट करती है। बस इतना याद करके रखना है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं सिंपल, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की और एग्जांपल्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होती है, तो यहाँ पर थर्मल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन होना चाहिए। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए, प्लास्टिक मग में हम 2 इलेक्ट्रोड्स को लगाते हैं एंड देन वी जस्ट पास इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑक्सीजन गैस, ये आपके पास हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होती है। हाइड्रोजन गैस डबल होती है क्योंकि H2O के मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन डबल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है। और आपको वाटर ये कुछ नहीं है, बस ग्रेफाइट रॉड होती है, ये याद रखना है। रबर, इनका कुछ नहीं है। कैथोड और एनोड, ये याद रखना है कि एनोड पे आपकी ऑक्सीजन आती है, देखिए, एंड कैथोड पे आपका हाइड्रोजन आता है। ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया, जिससे आपका क्या हो गया, H2O से ब्रेक डाउन होकर H2 और O2 गैस आपको मिल गई। इसको पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है, एट द बेस ऑफ प्लास्टिक मग ड्रिल 2 होल्स एंड फिट द रबर। ये तो आपको NCERT में मिल जाएगा, बस हमें समझना है कि यहाँ पर कार्बन के इलेक्ट्रोड्स होते हैं एंड रबर स्टॉपर्स होते हैं। 6 वॉट की बैटरी यहाँ पर है और मग को फिल किया है वाटर के साथ सो दैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। फिर हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला है। अब ये क्वेश्चन आता है कि H2SO4 क्यों डाला? क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, उसको अच्छे से एमिट करने के लिए, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके मूवमेंट के लिए ये डाला जाता है ताकि वो हेल्प कर सके उनको, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको बबल्स फॉर्म होते हुए दिखेंगे और वही होता है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर गैस बन गई होती है। चलिए,
अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कैथोड पे आपका हाइड्रोजन होता है, एनोड पे ऑक्सीजन होता है, याद रखना अच्छे से। 2H मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए जो अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड है कंपेयर टू एनोड, इट इज़ डबल, ठीक है। एंड व्हेन वी ब्रिंग अब जब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो उसे हम कैसे पहचान सकते हैं? उसे हम पहचान सकते हैं बर्निंग कैंडल को पास में लाके, क्योंकि जब हाइड्रोजन गैस के पास में हम बर्निंग कैंडल को ले जाते हैं तो वो पॉप साउंड क्रिएट करता है, ओके, और वो बहुत जल्दी हीट हो जाता है। नेक्स्ट एक लेते हैं फटाफट से, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है, अब बट ये आपका फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पर फिर भी थर्मल लिखा है तो गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग इसको कर लेना। क्या ये है आपका फोटो, ओके, यहाँ पर बन भी नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए इट्स ओके। ओके डन। सो मैंने लेज़र लाइट ले ली है तो ये आपको इजी होगा, ठीक है ना। फोटो आपको लिख लेना है यहाँ पर, मैंने लेज़र वाली ले ली है, चलिए। तो यहाँ पर आपके पास है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब आप लेंगे एक चाइना डिश में और उसमें जब आप सनलाइट को पास होने देंगे तो वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? देखिए ध्यान से देखिए, जो सिल्वर क्लोराइड है, जब हम AgCl सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो इट कन्वर्टेड इनटू Ag+Cl2, और Ag का जो कलर होता है सिल्वर का कलर, इट्स ग्रे, तो वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। और बस ये याद रखना है, और ये चाइना डिश, ये सिल्वर क्लोराइड, ये सनलाइट आ रही है, ये आपको बस इतना याद रखना है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम लोग आ चुके हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे, नहीं हम लोग तो पहले से डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे थे। इसका एक और एग्जांपल है, वो देख लो, फिर इतना हड़बड़ाओ मत, आ जाएंगे। सिल्वर ब्रोमाइड का एक एग्जांपल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना, AgCl AgBr, सनलाइट के प्रेजेंस में Ag+Br2 and Ag+Cl2, very simple. Decomposition reaction of silver chloride and silver bromide is used in black and white photography. This is most important. इसको अच्छे से याद रख लेना। लो भाई स्टार बना देती हूँ, याद रखना। चलिए, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें एनर्जी चाहिए होती है, जैसे कि हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट्स। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आ गया आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिनमें एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड। तो सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक हो सकती है, बट कुछ कुछ नहीं होती हैं, उनके एग्जांपल्स भी हम बाद में देख लेंगे, बट मोस्टली होती हैं। तो एन ओवरव्यू हम बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। अब यहाँ पर एक अपने पास, यहाँ पर आपका डबल डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने लिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पर होगा देखिए, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, ओके। बट यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो रही है यहाँ पर। तो देखो, जब हमने इसको, मैं सोच रही हूँ इसको बाद में ही समझेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट समझने के बाद, ठीक है। पहले हम डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट में आपने लिए दो आयरन की नेल्स, हालांकि इन्होंने तीन लिए क्योंकि वो एक से कंपेयर करेंगे, बट हाँ, हमने जब दो ली उनको हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, तो जिससे क्या हुआ, दीज आर द, पहले हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की क्या देख लेते हैं डेफिनेशन। दीज आर द रिएक्टेंट्स इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ओके, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये जैसे कि है कॉपर सल्फेट और आयरन। जब हम 3 आयरन नेल्स लेंगे तो हमारा क्या होगा ना, जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है तो आपका बन जाता है FeSO4 and Cu। सो जो FeSO4 का जो कलर होता है वो हमें यहाँ पर नहीं देखना है, हमें देखना है कि जो कॉपर हमारा रिलीज हुआ वो आयरन पे जाके चला जाता है, जिससे वो ब्राउन में हो जाती है। तो यहाँ पर इतना कुछ है नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसे 20 मिनट्स के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो जो नेल है वो ब्राउन हो जाती है,
और CuSO4 का जो ब्लू कलर था वो फेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है और आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और बना लेता है FeSO4 और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है। और जो कॉपर है वो जाके इसके पास रह जा कॉपर जो है वो जो आयरन नेल के पास जाके बैठ जाता है और जिसकी वजह से वो ब्राउन दिखने लगती है और उसका कलर आपका फेड होने लगता है, ब्लू से थोड़ा लाइट होने लगता है, फेड होने लगता है। तो ये इक्वेशन भी इम्पॉर्टेंट है, बट हाँ ये याद हो जाएगी, इतना चिंता की बात नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो जिंक में जब हम CuSO4 मिलाते हैं तो ZnSO4 प्लस Cu बनता है। अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो जिंक है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन CuSO4। अब आप बोलोगे कि मुझे कैसे पता? तो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है जिसको हम देख लेंगे आगे। बट हाँ अभी के लिए एग्जांपल्स देख लो। रिएक्टिविटी सीरीज समझते ही आप यूँ सारे क्वेश्चंस कर लोगे। जैसे हमने Pb लिया, Pb प्लस CuCl2, तो PbCl2 हो गया और C हो गया। क्यों? क्योंकि जो Pb था वो हाईली रिएक्टिव था देन Cu। Zinc and lead are more reactive elements than copper and they displace copper from its compound। यही चीज़ मैं बोल रही थी। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गई। अब मैं समझा देती हूँ कि आपकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। ओके, तो रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है वो आपकी क्या होती है समझिए। तो हमारे पास एक वो है बढ़िया सा, उससे हम समझेंगे। तो आप लिखिए, आपको जो ग्रीन से दिख रहा है ना, इट्स आपको इसको ही लेना है, ठीक है। ओके, रेड से जो दिख रहा है, सॉरी, चलिए रेड तो दिखेगा ही नहीं, ग्रीन ही ठीक है। चलिए ये है आपका, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस zebra, instead try, okay, learning how copper, जगह नहीं है ना ज़्यादा, saves gold। देखिए आपको ये याद करना है, प्लीज स्टॉप calling me a careless zebra, instead try learning how copper saves gold। इसका जो पूरा सिनोनियम है वो ये है, प्लीज से पोटेशियम, स्टॉप से सोडियम, कॉलिंग से कार्बन, मी से मैग्नीशियम, से एल्युमिनियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी जेब्रा से जिंक, इंस्टीड से आपका आयरन, ट्राई से आपका टिन, लर्निंग से आपका लेड, हाउ से आपका हाइड्रोजन नहीं था, या हाइड्रोजन, एंड इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर से कॉपर, सेव्स से आपका सल्फर एंड गोल्ड से आपका गोल्ड। सो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको आपको अच्छे से याद। सो अब हम लोग देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आपको जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो आपको मैं बता रही हूँ ना, जो आपको रीडिंग की है, और जो डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो मैं आपको पूरी भेज दूँगी बाय पोस्ट, तो आप उसको देख लेना और खुश हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो डेफिनेशन है, इट इज़ दीज आर द रिएक्शंस इन विच देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। यानी कि इस इक्वेशन में आपके आयंस का एक्सचेंज होता है। जैसे कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट बन जाएगा। वेरी सिंपल, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लेते हैं। ये इक्वेशन है, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें भी, इसमें बस आयंस चेंज हो जाते हैं, वो मैं आपको समझा दूंगी। जैसे देखिए, रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका येलो प्रेसिपिटेट बनता है। देखिए PbNO3 जब 2Ki के साथ रिएक्ट करता है तो जो Pb होता है ना वो प्लस का होता है, NO3 माइनस का होता है, 2Ki प्लस का होता है, I माइनस का होता है। तो जो Pb प्लस का है वो I जो माइनस का है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और PbI2 बना लेता है, और जो NO3 माइनस का है और K प्लस का है तो वो प्लस और माइनस बना के KNO3 बना लेता है। और आपका जो प्रेसिपिटेट होता है वो होता है
जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, जो नीचे इकट्ठा हो जाता है, जैसे आप मिट्टी को अगर पानी में मिला दोगे तो नीचे मिट्टी इकट्ठा हो जाएगी, तो वो इनसॉल्युबल है, दैट इज प्रेसिपिटेट। ऐसे ही यहाँ पर जो इस इक्वेशन में आपका PbI2 येलो प्रेसिपिटेट बना लेता है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का लेना। ऑक्सीजन को जब हम ले लेंगे तो वह ऑक्सीडेशन, वहीं हाइड्रोजन को जब हम दे देंगे वो भी ऑक्सीडेशन, क्योंकि सिंपली ऑक्सीडेशन को चाहिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का लेना और हाइड्रोजन का देना। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन हरा जाए यहाँ का, तो सिर्फ ऑक्सीजन को लेगा, हाइड्रोजन को भगा देगा। कैसे? उसको हम उस सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइज बोलते हैं, ये समझ लो। एंड रिडक्शन जो होता है वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, क्योंकि रिडक्शन में आपका हाइड्रोजन राजा होता है, तो हाइड्रोजन गेन करेगा तो ऑक्सीजन को भगा देगा। अब एग्जांपल देखो, जैसे मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन जब एयर में मतलब एयर में हमने जब बर्न करी थी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, यानी कि Mg से MgO बन रहा था, Mg से MgO बन रहा था, Mg नॉर्मल, MgO में आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। Mg से MgO बन रहा था, MgO में ऑक्सीजन ऐड हो गया, क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन में था, ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन में था। सिंपल। नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी इसी में Cu प्लस O2 CuO। देखिए CuO2 CuO यानी कि कार्बन नॉर्मल था बट उसमें CuO हो गया, तो ये भी ऑक्सीडेशन। देखिए कॉपर पाउडर जो होता है ना, इसको आपको याद रखना है, जो CuO होता है ना उसका कलर ब्लैक होता है, ब्लैक। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं, और एंड में जब कोई बताता है तो पता चलता है हाँ ऐसा भी था, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लेना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दोनों रिएक्शन साथ में होती हैं। When one reactant get oxidized and the other gets reduced in a reaction, it is called oxidation reduction reaction, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे CuO और H2 में जब हम करेंगे तो बनेगा Cu प्लस H2। अब कैसे देखिए, CuO के पास ऑक्सीजन था लेकिन ऑक्सीजन उसने भगा दिया, ऑक्सीजन भगा दिया मतलब क्या? रिडक्शन हुआ ना। और H2 के पास ऑक्सीजन नहीं था लेकिन उसके पास आ गया, यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। बहुत सिंपल तरीके से हमने समझ लिया है, मुझे लगता है आपने पूरा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास एक कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि ZnO प्लस C है, Zn प्लस C हो गया, ZnO के पास ऑक्सीजन था, उसने ऑक्सीजन भगा दिया, Zn बन गया, तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ। C के पास ऑक्सीजन नहीं था, अब आ गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए MnO2 के पास ऑक्सीजन था, उसने MnCl2 कर लिया, भगा दिया, यानी कि ये रिडक्शन है। HCl के पास ऑक्सीजन नहीं था लेकिन इसने ऑक्सीजन लिया, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। देखिए रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। चलिए मुझे लगता है ये लास्ट टॉपिक है, कोरोजन। इतना हार्ड नहीं है, वेरी सिंपल है, और इसको आप नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे, तो बस पढ़ना ही पढ़ना है। सो कोरोजन इज़ अ प्रोसेस विच मेटल अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस, जैसे कि मॉइस्चर, एसिड्स वगैरह। इसमें कोई भी जो मेटल होता है वो करोड, जैसे कि आयरन है उसमें रस्टिंग हो जाती है कुछ इस तरीके से, और ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर पे, ये कॉपर ऐसा था बट ये ग्रीन हो गया, ऐसा हो जाता है। ब्लैक कोटिंग हो जाती है सिल्वर पे, ये तो हम देख चुके हैं ना, सिल्वर क्लोराइड Ag। नहीं देखा है तो अब देख लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखिए ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन, ये एग्जांपल्स हो गए। आयरन आर्टिकल गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फ्रॉम सम टाइम, दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स, इससे डैमेज होता है। अब कोरोजन से बचने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, एंड अलॉयज़ का यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। एंड हाँ एक इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो एल्युमिनियम फॉयल होती है वो कभी कोरोड नहीं होती है। कैन यू टेल वाई? क्योंकि जो एल्युमिनियम फॉयल होती है ना उसके ऊपर, एल्युमिनियम जो फॉयल होती है ना उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपकी क्या नहीं हो पाती है, कोरोड नहीं हो पाती है, और वैसी की वैसी रखी रहती है। सो नेक्स्ट है आपके पास रेंसिडिटी, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। बहुत सिंपल से देखिए, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज होते हैं
तो वो रेंसिड हो जाते हैं। जैसे कि हम फूड को रखते हैं तो उसमें जब ऑक्सीजन का कांटेक्ट होता है ना, तो वो रेंसिड हो जाते हैं, उनका जो स्मेल है, टेस्ट है, वो चेंज हो जाता है। ऑक्सीडेशन और जो रेंसिडिटी होती है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये रहे आपके भाई एंटीऑक्सीडेंट्स की मदद से, जैसे कि जो प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन, जैसे चिप्स में आपका नाइट्रोजन भरा रहता है, तो दिस इज ऑल्सो आपका एंटीऑक्सीडेंट। जैसे एयर टाइट कंटेनर में फूड को रखिए, ऑक्सीजन से कांटेक्ट ही नहीं होगा। फ्लशिंग बैग ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इज एन एंटीऑक्सीडेंट। कुछ इस तरीके के होते हैं। बस नॉर्मली आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है, और बाकी हो गया आपका ख़त्म चैप्टर। चलिए, सो दिस इज़ ओवर, आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। बाकी हमने चैप्टर 2 भी इसका कवर अप कर लिया है। तो आप चैप्टर 2 की मैं लिंक डाल दूँगी, चैप्टर 2 की लिंक, एंड आपके इसके पार्ट 1 की लिंक डाल दूँगी। आप इसे अच्छे से देखें, एंजॉय करें और बढ़िया से रिवीजन करा करें। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर सीइंग माय वीडियो। एंड अगर कुछ भी गलती होती है तो यू जस्ट कमेंट, आई विल इम्प्रूव इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। We will be meeting again.